किशन वैसे तो एक 25 साल का लड़का है जिसे अपने भविष्य के बारे में सोचकर काम करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी छोटे बच्चों की तरह शरारतों में लगा रहता है। इसकी शरारतों से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक परेशान थे। खास करके लालचंद और उसकी मुर्गी परेशान थे। आज आने दो उस किशन के बच्चे को, छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है लाल, परेशान लग रहे हो? अरे उस किशन के बच्चे ने नाक में दम करके रखा है। रोज मेरी मुर्गी का अंडा चुरा कर भाग जाता है। वो एक मुर्गी से अंडा छीन रहा है। जिस दिन उसे मुर्गी का शाप लगेगा उसी दिन वो बहुत पछताएगा। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दीवार के पीछे से उनकी बातें सुन रहा किशन सोच में पड़ जाता है। कितना सोचने पर भी आखिर में उस मुर्गी का अंडा चुरा ही लेता है। उनकी बातें सुनते हुए लालचंद उसे देख लेता है और ये भी देख लेता है कि उनकी बातें सुनने के बाद किशन सोच में पड़ गया था। इसका कुछ ऐसा करना होगा कि ये आज के बाद फिर कभी भी शरारत करने के बारे में सोचा भी नहीं पाएगा। ये कहते हुए लालचंद आंगन में शांत बैठकर चिड़ियों को दाना डाल रहा है। तभी उसका बेटा एक मुर्गे का मास्क पहनकर आकर पीछे से डरा देता है। लालचंद उसे देखकर काफी डर जाता है। अपने पिता को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर लालचंद का बेटा अपना मास्क उतार देता है। पिताजी, ये मैं हूँ, आपका बेटा। ये बात सुनते ही लालचंद गुस्से में पीला हो जाता है। भाग यहाँ से, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। ये कहते हुए उस मास्क को अपने पास ही रखकर अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद उसके मन में एक ख्याल आता है। मैं अब रात को उस किशन के घर जाकर उसके सोने के बाद उस मास्क को ग्लू से उसके मुंह पर चिपक दूंगा। ये कहते हुए रात होते ही लालचंद चुपके से जाकर सांड की तरह सो रहे किशन को मास्क पहनकर वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन सुबह किशन रोज की तरह उठकर बाजार में जाता है। वहाँ के कुछ लोग देखकर डर रहे थे तो कुछ लोग देखकर हंस रहे थे। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात समझ नहीं पाता किशन को। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है। तुम किशन हो ना? हाँ, मैं किसान हूँ, लेकिन आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैं एक भूत हूँ? वो आदमी उस बाजार में से एक दुकान में से एक आईना उठाकर दिखाता है। अपने आप को आईने में देखकर डर जाता है किशन और जंगल में भागकर जाकर एक पेड़ के नीचे रोता हुआ बैठ जाता है। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ी सी दुकान के सामने जोकर का काम मिलता है किशन को। वहाँ पर आने वाले सभी लोग आते जाते उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। आहा, यह कैसा मास्क है? ये तो पैदाशी जोकर लग रहा है। उसके बाद किशन काफी दुखी हो जाता है और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। लगता है इतनी सजा काफी है इसके लिए। ये कहते हुए जाकर लालचंद किशन से मिलता है। किशन, मैं तुम्हारी हालत के बारे में जानता हूँ। अगर तुम अपनी शरारतें बंद करने के वादा करोगे तो मैं अपनी मुर्गी से बात करके तुम्हारा शाप तुड़वा दूंगा। मैं वादा करता हूँ लालचंद जी, मुझे बस पहले जैसे कर दो। ठीक है, तुम जाकर आराम से सो जाओ। जब उठोगे तब अपने आप को पहले जैसा पाओगे। ये कहकर लालचंद वहाँ से चला जाता है और किशन भी खुश होकर जाकर सो जाता है। लालचंद पहले की तरह चुपके से किशन के घर में जाकर किसी तरह से उस ग्लू को हटाकर वो मास्क लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह किशन उठते ही पहले अपना चेहरा आईने में देखता है। उसका चेहरा पहले जैसे हो गया। ये देखकर किशन खुशी के मारे पहले लालचंद के घर जाता है।
लालचंद जी, मैं पहले जैसा हो गया हूँ। लालचंद जी। आ रहा हूँ, सब्र करो। ये कहते हुए लालचंद अपने मुर्गी को हाथ में पकड़कर बाहर आता है। मुर्गी को देखकर किशन वहाँ से ऐसा भागता है कि जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। मम्मी बचा। शुक्र है, इसे अब तो अकल आ गई है। अब ये फिर कभी भी किसी मुर्गी को परेशान नहीं करेगा। आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि मधुमक्खियाँ अपनी रानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये थी साधारण मधुमक्खियों की बात। सोचिए, अगर गलती से ये जानबूझकर कोई जादुई मधुमक्खियों को चुरा ले तो कैसा होगा। आजपुर नाम के गांव के संजय ने कुछ ऐसा ही जानबूझकर दिखाया था। हमेशा की तरह शहद लेने के लिए जंगल में गए हुए संजय को छत्ते के पास एक अजीब सी मधुमक्खी नजर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो एक मधुमक्खी का छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी उड़ना सीख रहा है। संजय उसे बड़ी अजीब से तरीके से घूर रहा था। तभी वो मधुमक्खी का बच्चा कुछ बोलता है। ऐसा क्यों देख रहे हो? चले जाओ हमारे चट्टे से दूर। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक रानी का बच्चा हूँ और बड़े होकर राजा बनने वाला हूँ। तुम रानी के बच्चे हो या राजा के, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बात खत्म। ये कहते हुए संजय शहद भरने के लिए जो बोतल लेकर आया था उसी में उस मधुमक्खियों की रानी के बच्चे को कैद करके वहाँ से चला जाता है और उस बोतल को हमेशा अपने साथ ही रखता था। उनका बच्चा कहाँ चला गया है, इस बात से अनजान रानी मधुमक्खी अपनी फौज को लेकर सारे जंगल और गांव ढूंढती है। कितना ढूंढने पर भी उस मधुमक्खियों की रानी को अपना बच्चा नहीं मिलता। इस बात से वो काफी दुखी हो जाती है। यहाँ पर संजय सबको भोलने वाली मधुमक्खी दिखाकर पैसे कमा रहा है। वो बोलती हुई मधुमक्खी को बोलते हुए देखने के लिए लोगों से पैसे ले रहा था। अंकल अंकल, मुझे भी वो बोलने वाला मधुमक्खिया को दिखाओ ना। पैसे लेकर आया है? अगर नहीं लेकर आया है तो चुपचाप यहाँ से चले जा। वो लड़का उदास होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उनकी बातें एक मधुमक्खी सुन लेती है और जाकर सारी बात अपनी महारानी से कहती है। हम कल ही उस गांव पर हमला करेंगे और अपने राजकुमार को बचाकर ले आएंगे। ये कहते हुए रानी अगले दिन सुबह अपने सिपाहियों को लेकर आजपुर गांव में जाती है। बदकिस्मत से उस संजय किसी काम से शहर गया था। कितनी कोशिश करने पर भी रानी को अपने बेटा नहीं मिलता है। उसकी सिपाही भी काफी थक गए थे, इसलिए रानी अपनी सेना लेकर वापस चली जाती है। मुझे लगता कि अब राजकुमार जिंदा नहीं होंगे। कल हम असल में क्या कर सकते हैं और फिर कभी हमारे साथियों के साथ बुरा बर्ताव करने पर हम कैसे जवाब देंगे, ये बात अच्छे से समझाकर आएंगे। अगले दिन सुबह मधुमक्खियों की रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद का और अपने सिपाहियों का आकार बड़ा करके गांव पर ऐसा हमला करती है कि सारे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। शायद ये मधुमक्खियाँ उस बोलने वाली मधुमक्खी के लिए आई है। वो संजय अंकल के पास है। संजय के बच्चा, तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर उस बच्चे के पिता वहाँ से संजय के पास जाते हैं और उस मधुमक्खी के बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन संजय उनकी बात नहीं मान रहा था। पागल वागल हो गया है क्या? ये मेरी कमाई का जरिया है। इसे छोड़ दूंगा तो मुझे फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम और कोई काम कर सकते हो। तुम नहीं माने तो जैन मक्खियाँ सारा गांव तन्हा कर देंगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे सुपरमैन?
मैं उन मधुमक्खियों को तुम्हारा पता बता दूंगा। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मधुमक्खियों की रानी से संजय का पता बताता है। मधुमक्खियाँ बड़े गुस्से में उसके घर जाती है और अपने राजकुमार को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह संजय अपने सूजे हुए शरीर के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था और गांव वाले उसे बिल्कुल उस बोलने वाले मधुमक्खी के बच्चे की तरह देखने के लिए आ रहे थे। इस सुपरमैन की बात मान लेते तो इतना बुरा नहीं होता। जब तक कुछ बुरा ना हो जाए तब तक किसी भी गधे को अकल नहीं आती है।